Hello everyone. So as I said in the last class, uh, we will now continue our discussion for the force and free vibration. So I'd like to give you one small quick example in this particular thing. That let's suppose I'm talking about the free vibration first. Okay, that's the most easy way to understand actually. So free vibration. What do you mean by free vibration? So मानो कि मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग दिया है, ठीक है? स्प्रिंग है, तो लेट्स सपोज ऐसा एक स्प्रिंग है और तुमने यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक लगाया है यहाँ पे। तो इसका ये स्प्रिंग है यहाँ पे एक अपने, और तुम यहाँ पे ऐसे फोर्स डाल रहे हो, ठीक है? यू आर अप्लाइंग सम फोर्स। तुम फोर्स डाल के उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हो और कंप्रेस करके लेट सपोज यहाँ तक लेके आते, ठीक है? अब यहाँ तक तुमने फोर्स लगाया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या किया, यू जस्ट लीव इट हियर, लीव, ओके? So once you do that, what will happen? This block will basically vibrate like this, isn't it? It will vibrate like this in this direction. Now, because of the spring effect, so what you exactly did? You provided some initial displacement. Okay, you just provided some initial displacement and then left it like that. So पहले क्या किया तुमने, उसको बस इनिशिएट किया और फिर छोड़ दिया, उसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन। उसी की जगह अगर मैं उसको कंट्रोल करता, लेट सपोज मैं सेम चीज की बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, ऐसे स्प्रिंग लगाई है और मैंने यहाँ पे उसको फोर्स दिया, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस स्प्रिंग को छोड़ ही नहीं रहा हूँ, मतलब ये ब्लॉक को छोड़ ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तक लेके आया, फिर मैं खुद उसको वापस खींच रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ भी फोर्स लगा रहा हूँ। सो इफ you are not leaving it, you are not leaving it alone, then it is called the force vibration. मतलब फोर्स वाइब्रेशन तुम कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हो और फिर वाइब्रेशन में तुम उसको बस चालू करके छोड़ देते हो। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम में हम क्या करते हैं, तुम्हारे पास अगर एक पेंडुलम है तो लेट्स सपोज स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रहेगा स्टेबल। लेट्स सपोज तुमने उसको यहाँ तक पकड़ के ले आए, ठीक है? यहाँ तुम पकड़ तक उसको, यहाँ तक उसको ले आए, फिर यहाँ पे तुमने छोड़ दिया, तब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, ये वापस ऐसे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फ्री वाइब्रेशन, ठीक है? अभी लेट्स सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक अगर लेट्स सपोज मैं एक और बात करता हूँ कि मेरे पास एक कार है, लेट्स सपोज ऐसा एक कार है मेरा। अब मैं कार के पीछे एक, मेरी कार बंद पड़ गई समझो, ठीक है? अब मुझे कार के पीछे कंटिन्यूस में एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स की वजह से आगे जा रही है, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कार इज मूविंग। दैट मूवमेंट is somewhere leading to the rotation of the car, rotation of the shaft, and then it get vibrate and all. So basically here also you're continuously applying the force. So basically if you just want to keep put it in a definition, then you can just say that in a free vibration the body at first is given initial displacement and then the force is withdrawn. तो तुमने वापस फोर्स खींच लिया, the body start vibrating and continues motion on its own. Okay, no external force, this is the main thing, no external force act on a body further to keep it in the motion. So this is how we define the free vibration. Now when you talk about the force vibration, the contrary to the free vibration, इसमें हम क्या करेंगे, an external periodic force, remember periodic force, मतलब जैसे कि याद है जब हमने एक स्ट्रिंग लिया था ऐसे और फिर तुमने ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऐसा फोर्स लगाया था, तब जाके ये वाइब्रेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक फोर्स। ओके, सो व्हेन यू अप्लाई दिस काइंड ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली, तो पीरियोडिक फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जनरलाइज्ड फोर्स कंपोनेंट एफ ऑफ साइन ओमेगा टी। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकते हो उसको, या फिर कॉस ओमेगा टी, या फिर एफ साइन ओमेगा टी प्लस एफ डैश कॉस ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली यू शुड रिप्रेजेंट दिस मोशन, दैट्स ऑल। ओके, सो if you just put it in that way, in force vibration, an external periodic force is applied on a body whose natural period is different from the period of the force. ठीक है, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। मतलब क्या हो रहा होगा, अभी देखो जैसे कि अगर मैं सेम के स्प्रिंग वाले केस की बात करता हूँ, जब मैंने उसको ऐसे रखा था कि पहले मैंने उसको फोर्स दिया, फिर उसको यहाँ पे लेके आके उसको छोड़ दिया, यहाँ पे नो फोर्स एनीमोर, तो इस केस में क्या होगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, करेक्ट?
तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है ओमेगा, उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन अगर सेम केस अगर मैं ऐसा ले लूं कि मैंने इसकी जगह यहाँ पे सेम अभी भी यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज एफ साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो ओमेगा है इसको कहते हैं हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. So there's a huge difference between omega and omega d actually. Sometimes we use and sometimes we omega n we use in the vibration analysis, but there's a huge difference. ये है natural frequency, okay, where which is mainly calculated when there we have the free vibration, and this is actually called damped frequency. But let's not go into that detail right now. It is just for you right now. It's just the applied frequency, ठीक है. So it is always a different. It has to be different. Let's suppose at some point it get match. At some point, omega n is equal to omega. Okay, this is for this is when you apply force. This is when you don't apply the force. Basically, बहुत से आसान तरीके से मैं रख रहा हूँ. When this happens, then we call the resonance. Resonance. मतलब एक पिक्टोरियल में बताता हूँ आपको. अगर लेट्स सपोज एक सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है ऐसे 20 ओमेगा है, ठीक है, और एक सिस्टम वाइब्रेट कर, दिस इज ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी, फ्री वाइब्रेशन. लेट्स नॉट पुट इन वाइब्रेशन टर्म, जस्ट जो कि एक सिस्टम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और दूसरा सिस्टम कुछ तुम्हारा लेट्स सपोज ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, omega and omega n has a different frequency, but what if at some point these two frequency get matched? मतलब what if omega is equal to omega n, मतलब ये तुम्हारा ओमेगा है और तुम्हारा जो ओमेगा n है वो भी उसी टाइम पे मैच कर जाए ऐसे सेम. तुम देखो तो एम्पलीट्यूड है जो तुम्हारा ये वाला दोनों सेम है, लेकिन जब सुपर इम्पोज करते हो, सुपर पोजिशन करते हो, तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम सूट करता है, फिर वो तुम्हारा ऐसे बनेगा, isn't it? So what it means basically, at omega is equal to omega n, we have the maximum amplitude of that particular vibration, and that is called the resonance period. Okay, so I hope आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि what do you mean by fourth vibration and fifth vibration. Okay, now with this information, next class we will study harmonics and the overtunes. So we'll study harmonics and overtunes in the next class. Okay, thank you.